लेकिन हम देख चुके हैं कि कोई भी चीज़ एक दफ़ा आयोटा के साथ लिखी जाए तो उसको हमेशा हम रोटेशन एंगल से लिया जा सकता है। यही मैंने कहा था कि जो बूस्ट आपने किया है V/C उसको आप रोटेशन एंगल से रिलेट कर सकते हैं। और वो मैंने कहा था वो इस तरह का एंगल नहीं होगा बल्कि वो हाइपरबोलिक होंगे। क्यों? क्योंकि बूस्ट ऐसी चीज़ नहीं जो पीरियोडिक है, एक दफ़ा जहाँ निकल के तो निकल गए, फिर उल्टा चक्कर लगा के वापस आना पड़ेगा, लेकिन जो ही मुड़ेंगे तो एक्सेलरेट कर देंगे। यही वो ट्विन पैराडॉक्स है जिसके बारे में लोगों को मसला होता है कि जो सीधा जब तक चलता रहा तो वो तो यूनिफॉर्म स्पीड से चला गया, लेकिन अगर वो मुड़ता है तो जो ही वो मुड़ेगा, हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी मूव करती है इवन देन उसके पास एक एक्सेलरेशन होता है बिकॉज़ ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मैंने एक इंट्यूटिवली रिलेट किया इस चीज़ को एंगल के साथ। लेकिन आपको पता है अगर थीटा की जगह मैं आयोटा थीटा पुट कर दूं तो कोसाइन ऑफ आयोटा थीटा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो रोटेशन है ये बिल्कुल इस तरह हो जाती है जिस तरह कॉश थीटा। साइन मुझे भूल जाता है उसको, खैर कोई बात नहीं। लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो रोटेशन थी, ये जो हमने मैट्रिक्स लिखा था बूस्ट मैट्रिक्स, वो रोटेशन मैट्रिक्स से रिलेटेड हो गया था, लेकिन वो रियल रोटेशन नहीं, वो रोटेशन नहीं थी जो हम समझते हैं, वो हाइपरबोलिक थी। ये चीज़ मैंने कही। आज मैं इसको मज़ीद डिटेल से एक और इसकी एप्लीकेशन करूँगा तो लेकिन हाइपरबोलिक रोटेशन है, मिन्कॉव्स्की स्पेस टाइम में एक्चुअल रोटेशन है। मिन्कॉव्स्की स्पेस टाइम की मिन्कॉव्स्की स्पेस टाइम के लिए अंदर एक कॉन्सिक्वेंस है क्योंकि स्पेस और टाइम डिफरेंट तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस है ये होगा। बिल्कुल बिल्कुल उसका कॉन्सिक्वेंस है। लाइट होन क्या चीज़ है बताते हैं, they are these kind of curves, हाइपरबोलिक कर्व्स हैं। तो इसका मतलब उसके अंदर जितनी भी चीज़ें लाइट कोन के अंदर उनमें स्पेस और टाइम जो हैं, जो इवेंट्स तो लाइट कोन के अंदर होंगे हम देखेंगे इस कोर्स में, आप जब एप्लीकेशन आगे करेंगे कुछ लेक्चर्स के बाद, तो वो सारे प्रोपोजिटली रिलेटेड होंगे। जो लाइट कोन के बाहर उनके बारे में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसका भी एक तरीका है, वी कैन रोटेट दोज इवेंट्स एंड ब्रिंग देम इन with these kind of rotations। मैं इस पे आऊँगा। और कोई सवाल है? जी, पैरिटी ऑफ, मैंने ये कहा था कि फिलहाल पैरिटी ऑपरेटर को समझ लें मिरर रिफ्लेक्शन, मतलब शीशे के सामने आप गलत इंट्यूशन है लेकिन फर्क करें वन डायमेंशन में शीशा ही पैरिटी है। मैं अगर अपनी उंगली शीशे की तरफ करता हूँ तो मुझे ये बताने की जरूरत है किसी को कि 4 उंगलियाँ आपकी तरफ पॉइंट हो रही हैं, उधर वाला बंदा भी मेरी तरफ 1 उंगली करके खड़ा है। इसका मतलब मैं अगर इस तरफ से जाता हूँ तो वो इस तरफ से आता दिखाई देता है, यही होता है। इसका मतलब मिरर इमेज इज चेंज बाय x to -x। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इसमें कोई फेज भी डाल देता हूँ, क्योंकि फेज एक नंबर ही के साथ अनलेस एंड अनटिल वो फेज स्पेस टाइम पे डिपेंड ना करता, यानी मैं चल रहा हूँ और वो फेज कांस्टेंट है तो उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर मेरे चलने से वो फेज भी साथ साथ बदलता तो फिर मैं फेज ऐड नहीं कर सकता। तो ऐसी सारी ट्रांसफॉर्मेशन जिनमें हम कांस्टेंट फेज रखते हैं तो ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्लोबल का मतलब ये है कि आपने फर्ज करें मैंने यहाँ खड़े होकर मेजर किया, आपने मुझसे 2 स्टेप पीछे होकर खड़े मेजर किया, पैरिटी को इस बात से कोई गर्ज नहीं है। अगर मैं वेव लेके चलता तो मैंने फर्ज कीजिए 0 पे चला, आप 180 मेरे से उल्टा फेज पे थे तो आप भी नई जगह से शुरू किया आपने, लेकिन डजंट मैटर, जो आप मेजरमेंट करेंगे फाइनल किसी फिजिकल चीज़ की वो वही होगी जो मैं मेजरमेंट करूँ। अगर वो चीज़ फिजिकली पैरिटी के अंदर इनवेरिएंट होगी तो। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? फिर पूछ रहा हूँ, कोई सवाल? शाबाश, पूछ लें, कोई जल्दी तो नहीं है। सर ये बात जब पॉजिटिव होते हैं कि हम कुछ क्या मतलब कि अगर हम एक्सेस को रिवर्स करें तो उसकी बूस्ट में उसमें कोई फर्क नहीं। पहली तो बात है आप ये समझ एक्सेस रिवर्स कोई नहीं करेंगे। हम पैरिटी को ये मान के चलेंगे कि एक ऑपरेटर है, पैरिटी इज एन ऑपरेटर। हम कहेंगे एक ऑपरेशन हम करेंगे और वो ऑपरेशन है गामा 5 का, कि जो भी चीज़ होगी उसको एक गामा 5 से ज़रब दे के देखेंगे गामा 5 को चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ा है। अगर तो साइन चेंज हो जाता है तो उसकी पैरिटी वहीं से डिफाइन हो जाएगी। हम कहें, हम ये कहते हैं कि पार्टिकल्स अंडर रिफ्लेक्शन और एंटी पार्टिकल अंडर रिफ्लेक्शन दे बिहेव डिफरेंट। अगर एक ही एग्जैक्टली एक ही पैरिटी अगर पॉजिटिव है दूसरे की नेगेटिव है, जब हम फाइनल डायग्राम बनाएंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि पार्टिकल इधर जाता हुआ बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे एक एंटी पार्टिकल इधर से आ रहा है फाइनल डायमेंशन।
तो ये ऑटोमेटिकली होगा। हम कहेंगे राइट की तरफ जाता हुआ पार्टिकल लेफ्ट की तरफ आते हुए एंटी पार्टिकल, तो ये मेरा रिफ्लेक्शन लगेगा। सर आपने बोला उसने बोला कि जो लाइट कोन के बाहर जो इवेंट्स हैं वो आप लॉरेंस बूस्ट से आप उनको लाइट कोन के अंदर नहीं, मैं कह रहा हूँ वी कैन ऑलवेज मेक अ सेट ऑफ रोटेशंस जिनकी वजह से वी कैन ब्रिंग देम इनटू द लाइट कोन, क्योंकि हमारे पास हर जगह पे एक नई लाइट कोन बन सकती है। अगर स्पेस टाइम डायग्राम में ओरिजिन पे देखें लाइट कोन बेसिकली एक फिक्स रहती है, हाँ। तो 45 डिग्री लाइन उनको नहीं हम छेड़ते जो लाइट वेक्टर्स होते हैं। जब हम रोटेशंस करते हैं हम बेसिकली पोजीशन और स्पेस टाइम के एक्सिस को बेसिक इस तरह रोटेट करते हैं, लेकिन लाइट कोन को नहीं हम छेड़ते हैं। तो इवेंट्स तो अभी भी लाइट कोन तो अभी भी वही है, तो लाइट कोन के बाहर वाले इवेंट तो नहीं बिल्कुल लेकर सही आ बात सकते। है। हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है ये बता सकने का कि कोई चीज लाइट कोन से बाहर निकली है तो एट द सेम टाइम कोई चीज लाइट कोन के अंदर भी आ गई हो। इसलिए जब हम प्रोपेगेटर डिफाइन करेंगे तो हम ये साबित करेंगे कि ये अकेला काफी नहीं है कह देना कि ये चीज लाइट कोन से लीक कर गई है। ऐसा भी हो सकता है कोई चीज आउटर स्पेस से लीक इन करके लाइट कोन में भी आ गई हो, तो नेट दोनों का सम एक जीरो जवाब देगा, इंडिविजुअल चीज जीरो नहीं देगी। ये वो पहली चीज थी जिसने पार्टिकल फिजिक्स के अंदर प्रोपेगेटर्स की थ्योरी को शेक करके रखा था, जो नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स के जो ग्रीन्स फंक्शंस थे, जब वो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में आए तो वी हैव नो वे टू ऑर्डर द इवेंट्स, सो वी हैव टू डिफाइन दिस टाइम ऑर्डर एंड नॉर्मल ऑर्डर, जो कि डायसन का फार्मूला था, फ्रीडमैन डायसन का। ये जब प्रोपेगेटर थ्योरी आएगी तो इसको बहुत डिटेल से बात होगी। मेरे कहने का मतलब यही है कि मेरे पास कोई तरीका नहीं है मैं कह दूं कि ये x से x प्राइम में गया लेकिन कोई चीज x प्राइम से x में भी आएगी। सो आई हैव टू डिफाइन आयोटा डेल्टा टाइम्स x माइनस x प्राइम प्लस आयोटा डेल्टा x प्राइम माइनस x, और ये ऑड फंक्शन होंगे। अगर x प्राइम को x से चेंज करूंगा, साइन चेंज करेंगे तो दोनों तरफ से काट जाएंगे। स्पॉइल मैंने आपको मुझे ड्रामे से पहले इसमें बता नहीं दिया जाता, बता दिया कि अगले चंद 5-6 लेक्चर्स के बाद क्या होगा। रिलेटिविस्टिक की बात करो, मैं कह रहा हूँ नॉन रिलेटिविस्टिक की चीज़ों को बिल्कुल हिला के रख देते। नॉन रिलेटिविस्टिक में आप टाइम और स्पेस को ज़्यादा फील कर सकते हैं। जितनी नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स आप करते हैं, आप कहते हैं सारे पार्टिकल्स यानी ऑपरेटर्स कम्यूट इन जनरल नहीं करते एक ही वक्त पे। क्यों? क्योंकि आप स्पेस को वक्त से ज़्यादा रख के देख सकते हैं। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं हो सकता स्पेस बदले तो वक्त ना बदले, क्योंकि यही तो रिलेटिविटी में स्पेस टाइम है, स्पेस एंड टाइम है। इसलिए जितने भी आपने कम्युनिकेशन वगैरह डिफाइन करने हैं वो सारे दोनों को इकट्ठे करके ही करने हैं, स्पेस टाइम में। इसलिए कहा जाता है द फील्ड थ्योरीज आर लोकल। दिस वी मीन बाय द लोकल। लोकल मींस दे आर द फंक्शन ऑफ स्पेस एंड टाइम एवरीवेयर। ऐसा नहीं कि वक्त में कुछ और हो, जगह में कुछ और हो, ऐसा नहीं। और कोई सवाल था? तुम्हारा कोई सवाल? ये क्या है, ये जो हमने तुमसे पूछना पड़ता है। सिग्मा 1 2 क्या था? सिग्मा 1 2 वाज अ रोटेशन अबाउट थर्ड एक्सिस। मैंने देखा तो सिग्मा 3 हमने लिख दिया था। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ पे सिग्मा 3 फॉरवर्ड और सिग्मा 1 2 गामा 1 2 से आप निकाल सकते हैं ना। हाँ, लेकिन सिग्मा 3 2/2 ही है। आगे सिग्मा 3 का मैट्रिक्स हाँ हाँ सिग्मा दो सिग्मा 3। हाँ सिग्मा 3। लेकिन आगे हमने जो फेज लिखा है उसमें हमने सिग्मा 3 हाँ तो आइडेंटिटी था। ऑर्डर क्या फर्क पड़ेगा? एग्जैक्टली, तो फर्क तो नहीं पड़ना ना। सिग्मा 3 1 0 0 सिग्मा 3 कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। शाबाश। और ये जो आपने SL इनवर्स कैलकुलेट करने का बोला था, SL हाँ मैंने दो असाइनमेंट दी थी। मैंने कहा था कि जो रोटेशन है वो तो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन बनाती है, लेकिन जो बूस्ट है वो यूनिटरी नहीं थी। लेकिन एक ऑपरेशन ऐसा था जो डिस्टिंग्विश नहीं करता कि S क्या है। वो था कि अगर दोनों कोई भी S हो उसको गामा 0 के दरमियान में रख दिया जाए। गामा 0 इज अ डिराक मैट्रिक्स। सर उसमें एक साइन का मसला था कि जो फॉर्मूला था वो नेगेटिव आएगा बाय 2 ओमेगा सिग्मा 0 वाला। जब आप साइन अल्फा कैलकुलेट करते हाँ, हैं पॉजिटिव हो जाता पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नहीं होगा। हाँ ये पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होगा क्योंकि अल्फा 1 जो है ना नीचे गामा 1 ऊपर होगा तो अल्फा 1 ये आपने जो लिखा है 0 1 गामा 1 नीचे, जब इस गामा 1 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस दिस बिकम माइनस मैं काट दूंगा माइनस होगा।
ये बात आप याद रखिएगा, ये अल्फा बात है। अगर आप ये देखेंगे ना गामा 0 गामा 1, अच्छा मुझे भी ये करते हुए काफी मुश्किल हुई। मैं जब मैंने दफा किया हर दफा मेरा जवाब गलत था, तो मुझे बहुत टाइम लगाना पड़ा। सिर्फ से जवाब ये- से यार शुरू में साइन गलत था। हाँ, ये ब्यूरोक्रेट का प्रॉब्लम है, उसका तीसरा प्रॉब्लम था चैप्टर 2। लेकिन कोई फर्क नहीं है, मैं आज इस पे दोबारा आज पे क्लियर करवा इस चीज पे आज के आते हैं कोई सवाल नहीं। जनाना सेक्टर पे आप हर जगह बोलती हैं सिवाय क्लास। अच्छा चल, अब मैं आज मैंने कहा था लास्ट टाइम एक लेक्चर में कि हमारा मसला ये है कि हम कहते हैं साइड ट्रांसफॉर्म होता है, यानी जब आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते हैं तो एक डिराक स्पिनर है जो 4x4 है। तो मैं मेन स्टेप दोबारा कर देता हूँ। साइड प्राइम एक्स प्राइम ये ट्रांसफॉर्म होता है, ये स्पिनर है एक ऐसे फ्रेम के अंदर जो मूविंग फ्रेम है। मूविंग से मुराद ये है कि चाहे वो स्पेस में रोटेट करता है चाहे वो ट्रांसलेट करता है। तो ये रिलेटेड है एक एस मैट्रिक्स, एक एस से एस टाइम्स साई ऑफ एक्स। अच्छा ये जो मेरा एक्स है इसमें स्पेस भी है और टाइम भी है। जब मैं वेक्टर नहीं डालता तो इससे मुराद होती है एक्स से, दिस इज ई एन एक्स वाई। और ए क्या था, ए जो था ये लॉरेंट्ज मैट्रिक्स था। ये ए वो चीज थी जो एक्स प्राइम को, जो मूविंग फ्रेम के स्पेस टाइम को स्टेशनरी फ्रेम के स्पेस टाइम से रिलेट कर, ये वो मैट्रिक्स है। तो दिस एस इज बेसिकली इज अ फंक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैंने कहा था ये अकेले कह देना काफी नहीं है इस चीज को। हमें पता था ये साई तो तब्दील होता है, लेकिन मैंने कहा था फिजिक्स में जो हम यूज करेंगे वर्ड, मैंने फिर अगर आपको याद हो तो कंटिन्यूटी इक्वेशन साबित की थी। मैंने कहा था डिराक इक्वेशन फॉर्म इनवेरिएंट है। डिराक इक्वेशन इसका मतलब है जब भी आपके पास कोई चीज ऐसी हो ना जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे सारे इंडिसेस कॉन्ट्रैक्ट हो, आपने परवाह ही नहीं करनी कि वो लॉरेंट्ज इनवेरिएंट चेक करने की उसकी लॉरेंज इनवेरिएंस क्यों, इट इज अ स्केलर। तो स्केलर को हम रिलेटिविटी में उस वक्त स्केलर मानते हैं जब उसमें कोई फ्री इंडेक्स ना हो दूसरी तरफ। और अगर आप कंटिन्यूटी को ये देखते जो मैंने लास्ट टाइम जेएमयू लिखा था, आपको याद है मैंने जेएमयू क्या लिखा था? जेएमयू वाज सी टाइम्स, अच्छा मुझे बताइएगा अगर मैंने गलत, सी टाइम्स साई डायरेक्ट गामा 0 गामा साई बार नहीं बनता, साई बार ऑफ एक्स गामा म्यू साई ऑफ एक्स। अच्छा बार जो था, ये जो बार हमने नोटेशन डिफाइन की थी जिसको हम कहते थे कि ये डिराक कंजुगेट है, बेसिकली दिस वाज साई डैगर ऑफ एक्स गामा 0 where gamma 0 is the is diagonal matrix with trace 0 trace तो 1 और -1 इसके डायरेक्ट है। तो हमने कहा था कि ये करंट जो है ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को होल्ड करती है, यानी अगर मैं ये करूं d/d x mu j mu is equal to 0। क्यों? कोई जो इंडेक्स है वो फ्री नहीं बचता ना, अगर वो इंडेक्स फ्री नहीं बचता तो ये लॉरेंट्ज इनवेरिएंट भी है और इसमें लॉरेंट्ज कोवेरिएंस भी है। ये अपनी फॉर्म प्रिजर्व रखते ही हमने लास्ट टाइम साबित किया था, याद है आपको? तो वेरिएंस से मुराद है फॉर्म पर जरूर करना, हाँ। वेरिएंस से मुराद है अंडर एग्जैक्टली कोवेरिएंस से मुराद ये है कि अंडर लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन उसकी फॉर्म भी हो गई, यही हमने साबित किया था डिराक इक्वेशन में। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि S इनवर्स ऑफ A गामा म्यू S ऑफ A जो है गामा म्यू कर देते हैं, अगर ये इस तरह ट्रांसफॉर्म हो तो डिराक इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता, याद है ना? मैंने साबित किया था। अच्छा चलो, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है हमने जो गामा मैट्रिसेस पढ़े हैं वो पढ़े हैं, हमने देखा है गामा 0 है गामा म्यू है। अच्छा अब इनको जोड़ के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है जिसको हम कैपिटल गामा से लिखते हैं। अच्छा पुरानी किताबों में कैपिटल गामा इसलिए लिखा जाता था कि कॉम्बिनेशन बताए। जो नई किताबें लिखी गई हैं पिछले चंद सालों में, पिछले 30-35 सालों में, उनमें गामा ये गामास को रिजर्व कर लिया गया है दोनों तरफ स्पिनर्स के साथ, ठीक है? यानी मेरे कहने का मतलब है नई किताब में गामा इसका मतलब होगा साई बार दरमियान में स्ट्रक्चर इनटू साई। लेकिन जो पुरानी ओल्ड टेक्स्ट है जो जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ क्लासिक है ये वाला,
तो इसमें गामा इससे मुराद सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ गामा मैट्रिसेस होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, अगर इसमें साई बार इधर से लगा देंगे साई उधर से लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक ऑपरेटर है। ठीक। अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा एक और, अच्छा ये स्केलर है, एक वेक्टर भी हो सकता है, चले गामा भी चलो इस तरह ऊपर एस वी और ये व्यू, दिस इज गामा व्यू। इसके कितने एलिमेंट्स है, स्केलर है तो एक ही है, अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इसके कितने हो गए, 4 हो गए। आप ये मुझे कह सकते हैं भी एक टेंसर भी हो सकता था जिसके पास 2 इंडिसेस होते, वो था सिग्मा म्यू, हमने पढ़ा था। इसके कितने एलिमेंट्स हैं अंडर, इसका 1 है, इसके कितने हैं 4 हैं, इसके हमने पढ़ा था 6 है, इसमें डायगोनल 0 है। अच्छा एक और मैट्रिक्स है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो हमने पैरिटी के लिए देखा, वो था, उसको हम कहते हैं कि ये सूडो स्केलर है। सूडो से मुराद क्या है, हाँ लगता स्केलर है पर धोखा दे जाता है माइनस। सो दिस इज इक्वल टू आयोटा गामा 0 गामा 1 गामा 2 गामा 3 एंड दिस इज नोन एज गामा 5। अच्छा इस आप जगहों पे देखेंगे गामा 5 में गामा 0 की तरह ऊपर नीचे लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि 3 ऊपर वाले मैट्रिसेस को अगर नीचे भी ले आएंगे तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गामा 0 गामा 1 गामा 2 गामा 3, सो गामा 5 दोनों पर डिफाइन किया। अच्छा इसका मतलब है गामा 5 लगा के भी कोई चीज बनाई जा सकती है, वो है एक्सियल वेक्टर, दिस इज गामा म्यू गामा 5। कितने एलिमेंट्स होंगे इसके, इस गामा 5 के कितने होंगे, इसका भी एक ही होगा, और इसके कितने होंगे 4, तो टोटल कितने बन गए 4 10 14 16। देखिएगा लिखा जाता है देयर आर 16 बाइलिनियर्स, ऐसे 16 बनते हैं, 4 5 और 10 15। इसका मतलब है आप किसी भी थ्योरी के अंदर साई बार को लेफ्ट साइड से लगा के और साई को राइट से लगा के टोटल 16 बाइलिनियर्स बना सकते हैं, टोटल 16 बना सकते हैं एलिमेंट्स इन 5 बाइलिनियर्स को जोड़ के। ऑफ कोर्स सुपर सिमेट्री वगैरह के अंदर कुछ नए भी आते हैं बाइलिनियर्स, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी 2 गामा इनमें से कोई से 2 गामास को आप आपस में जोड़े तो आप तीसरा बना सकते हैं। तो कुछ इसकी प्रॉपर्टीज जरा स्टडी करते हैं। आपको पता है सारे गामास ट्रेसलेस, आपने पढ़ा हुआ है, देखते हैं कि ये भी ट्रेसलेस है या नहीं। अच्छा एक इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि आप कोई भी गामा पकड़ लें उसका स्क्वायर करें तो 1 आता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, बड़ी दफा पढ़ा हुआ है, उसको मैंने लिखा वो उन्हें पता। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि गामा ए गामा बी अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करे माइनस गामा बी गामा, इसको क्या कहना चाहिए कि ये आपस में क्या करें, एंटी कम्यूट करें, तो ट्रेस गामा से 0 होगा। देखिएगा जरा, मैं इसे चीज प्रूव करना चाहता हूं। तो मैं एक चीज अगर लिखूं कि ट्रेस ऑफ गामा एन, आप में से मुझे कोई हेल्प करेगा मेरी इसका ट्रेस कैलकुलेट करने में? अगर मैंने साबित करना हो कि इसका ट्रेस 0 है तो मैं क्या कर सकता हूं? हाँ तो ये बात याद रखिए, गामा का स्क्वायर 1 है। अच्छा नहीं n से, अच्छा n कैन बी, सॉरी मैं मुझे बताना, n कैन बी स्केलर वेक्टर एक्सियल वेक्टर टेंसर और सूडो स्केलर, n ये चीज है ऊपर नहीं लिखा हो, नेचर ऑफ गामा कुछ भी हो सकता है, साइक्लिक प्रॉपर्टी और एंटी कम्यूटेशन प्रॉपर्टी, साइक्लिक प्रॉपर्टी और एंटी कम्यूटेशन प्रॉपर्टी। शाबाश, क्या प्रॉपर्टी कैसे करूं मैं? इसका मतलब है आप की अगर बात करना चलूं तो मैं इसको, आप मुझे कह रहे हैं कि पहले मैं इसको 2 गामा से मल्टीप्लाई कर, ठीक है, आप कह रहे हैं ठीक है, चलो ठीक ही है क्योंकि गामा का स्क्वायर है, सही मान, सही आपकी मान चल। अब अच्छा इन दोनों को इनका कहने का मतलब जो एक का रिवर्स कर देते हैं, हमें ये प्रॉपर्टी यूज करें तो जब भी ए और बी डिफरेंट होंगे, इसमें मैंने एक बात अधूरी छोड़ दी है, वो बात मैं तो इसका मतलब है दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ माइनस गामा m इनटू गामा m, ठीक है। ट्रेस का मतलब क्या है कि माइनस साइन आप इसमें से बाहर निकाल सकते हैं, तो माइनस बाहर आ गया, तो माइनस ट्रेस ऑफ
सो माइनस ट्रेस ऑफ गामा एम, एक स्टेप और कर देता हूँ, गामा एन एन। अच्छा, अब जुनेद कह रहा है कि जी ये साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब ये है कि या तो पहले, साइकिल का मतलब ये नहीं कि दरमियान से पकड़े, आखिर वाले को पकड़े पहले वाले, ठीक है। तो इसका मतलब या पहले वाले को पकड़ के मैं आखिर में ले जाऊं तो वापस ये इसके बराबर दिस इज माइनस ट्रेस ऑफ गामा एम एन गामा एम गामा एम। लेकिन ये तो मैंने दिए थे ना गामा एम को, अगर दोनों इधर पहले लगाए तो दोनों तरफ से अगर मैं हटा दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इनकी जो भी वैल्यू होगी। लेकिन तो इसका मतलब है ट्रेस ऑफ गामा एन इज इक्वल टू माइनस ट्रेस ऑफ गामा एन। ठीक है, क्यों सोच में पड़ गई, सोच में पड़ के ठीक है या सही है? अच्छा, इसका मतलब है कोई नंबर ऐसा नहीं है जो अपने माइनस के बराबर ही हो। एक है जीरो, आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसका मतलब है ट्रेस ऑफ गामा एन। तो ठीक है, जितने भी हमने गामा एन के कॉम्बिनेशन चूज किए सारे ट्रेसलेस हैं। वेरी गुड। वैसे कोई हैरानगी नहीं होनी चाहिए थी हमें इस बात से, क्योंकि सारे गामा ट्रेसलेस थे, तो इसका मतलब उनके सारे कॉम्बिनेशन भी ट्रेसलेस हैं। एक बात मैंने अधूरी छोड़ दी है, कोई आपसे इंटेलिजेंटली कोई इंटेलिजेंटली, हाँ वो तो ठीक है, वो तो मैंने यूज कर दिया। एक बात मैंने इस सारी चीज पर पूरी छोड़ दी है, कोई आप इसे पॉइंट आउट कर सकते हैं क्या? इस प्रॉपर्टी को देखें सर, बाकी चीज को देखें, बाकी ठीक है सर। लेकिन मैंने कहा इंटीग्रेट करते हैं, ये सारे करते हैं आपस में, मैंने डिफाइन कर दिया। शाबाश, वेरी गुड। ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता था, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के दाएं रखें या बाएं रखें फर्क नहीं पड़ रहा। सो मुझे एक चीज लिखनी चाहिए थी, a इज नॉट इक्वल टू s, स्केलर नहीं हो सकता। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर होगी बात नहीं? अच्छा, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके आप ये साबित कर सकते। अच्छा, मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज करूंगा ना, उनमें ये नहीं मान के चलूंगा कि जो गामा एस है स्केलर, बहुत सारी चीजों में ये निकल जाएगा, वो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को क्या हमने तो रेसलेस था, आइडेंटिटी रेसलेस था। हाँ, तो सारी प्रॉपर्टीज ये होता है। आप देखें, मैंने बोलते हुए यहाँ से शुरू किया, गामा भी ट्रेसलेस है, ये भी ट्रेसलेस है, ये भी। आपको उसी वक्त पता चल जाना चाहिए था कि मैंने वन नहीं बोला था। अच्छा, एक और चीज है, आप कोई से दो गामास को जरब देना, लेकिन इसके अंदर वो भी तो आते हैं गामा 1 और गामा 2, वो तो नहीं, वो तो माइनस आइडेंटिटी। गामा 1 वन ऑफ द गामास, गामा 1 इज वन ऑफ द गामास ट्रेसलेस। गामा 1 ट्रेसलेस है नहीं, ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं ना, गामा m स्क्वायर को 1 के बराबर है, लेकिन गामा 1 गामा 2 गामा 3 ये माइनस आइडेंटिटी के बराबर है। हाँ, प्लस माइनस होते हैं, प्लस माइनस होता है, खाली वन नहीं होता, प्लस माइनस होता है। मेरे देखे, मैंने नहीं किया कि मैंने प्लस यूज किया माइनस, मैंने कहा जो मैंने यहाँ यूज किया वही मैंने यहाँ यूज किया। तो माइनस यूज करूँगा तो माइनस दोनों तरफ करूँगा, प्लस यूज करूँगा तो प्लस, कोई मैंने बोलने में गलती नहीं। अच्छा, एक है कि कोई से सवाल ये पैदा होता है कि क्या सिर्फ यही पॉसिबल मैट्रिसेस है या कोई और भी है। इसका मतलब है कोई से दो को जरब दें तो जो नया जवाब आना चाहिए इस अलजेब्रा को सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए उसी चीज में से होना चाहिए। बाद में जब आप ग्रुप थ्योरी में ये रोटेशंस वगैरह पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि ये ग्रुप्स बनाते हैं, परकारे ग्रुप और ट्रांस ग्रुप। क्यों? क्योंकि कोई भी एलिमेंट देखें तो इसी ग्रुप से ही आता है। उस चीज पे मैं नहीं चाहता ग्रुप थ्योरी में, क्योंकि वो सोच कैसा वो फील्ड थ्योरी में करते हैं। अच्छा, तो चलिए फिर हम कहते हैं गामा ए गामा बी अगर हम करें तो ये इन्हीं गामा में से एक होगा, और वो गामा क्या होगा, कोई भी हो सकता है इनमें से, लेकिन बेशक देखें। अच्छा, अप टू द साइन मैं कह रहा हूँ, बियॉर्कन एंड ड्रेल कहता है गामा एन होगा, मैं कहता हूँ अप टू द साइन गामा एन, साइन बदल नहीं सकता है। बेशक आप देखें, अगर ए जो है वो एस को छोड़ दे वो अंडरस्टूड, अगर ए जो है वो अगर ए जो है वो एक एक्सियल वेक्टर होता, अगर मैं इन दो को जरूर गामा ए एक्सियल वेक्टर को और गामा सूडो स्केलर को, चलिए कोई से दो को जरूर
एक्सियल वेक्टर किसके बराबर था? गामा v गामा 5 और सूडो स्केलर किसके बराबर था? गामा 5। देखिए मैंने कहा था गामा 5 का स्क्वायर तो 1 के बराबर, तो ये देखिए क्या बन गया, गामा v गामा। तो देखें मैंने एक एक्सियल वेक्टर और एक सूडो स्केलर को ज़रब दी तो जवाब एक वेक्टर आया। फिजिक्स भी यही कहती है, दोनों अपना साइन चेंज करेंगे, जब दोनों साइन चेंज करेंगे वापस दैट कोई साइन नहीं आएगा और गामा 5 का स्क्वायर 1 के बराबर। सर ये एक्सियल वेक्टर अगर हम एंगुलर मोमेंटम देख ले वो भी एक एक्सियल वेक्टर है, मतलब वो साइन चेंज नहीं करता। एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p होता है। यस सर, तो मतलब वो पेयर के साथ साइन चेंज नहीं करता। नहीं। तो फिर भी तो इसमें ये माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि गामा p जो है वो माइनस है सूडो स्केलर, तो उसी से ठीक है, ठीक नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए r क्रॉस p नॉन रिलेटिविस्टिक, मैं सारी रिलेटिविस्टिक की बात कर रहा हूं। आप जो r क्रॉस p कहते हैं ना नॉन रिलेटिविस्टिक, r भी साइन चेंज करेगा, p भी साइन चेंज करेगा, r क्रॉस p साइन चेंज नहीं करेगा, ठीक है ना? मैं सिर्फ और सिर्फ रिलेटिविस्टिक की बात कर रहा हूं, नॉन रिलेटिविस्टिक। अच्छा एक आखिरी प्रॉपर्टी मुझे प्रूव कर लेने दें। फर्ज करें अगर मैं एक चीज लेके चलूं कि जी समेशन अपॉन a n गामा n 0, समेशन अपॉन a n, अगर मैं कह रहा हूं कि सारे गामास को मैं ऐड करूं n की जगह यानी सवाई स्केलर वेक्टर यानी a b गामा b, उसको किसी कोएफिशिएंट से जरा, तो आप इस कोएफिशिएंट के बारे में कह सकते हैं मुझे, इसका मतलब क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज गामास along with the relative weights, a का relative weight a1 है, दूसरे का relative weight a2 है, तीसरे का a3 और चौथे का a4 है। स्केलर की बात नहीं कर रहा, स्केलर डिफरेंट। अच्छा चलो बता सकते हो an के बारे में? क्लियर नहीं है कोई और। क्या आप समझते हैं कंडीशन आनी चाहिए? सर ये लिनियर डिपेंड है। हाँ हाँ, लेकिन क्या होता है कंडीशन कोई होनी चाहिए एनीवन है ना, करो यार सीधी सीधी उठा के तुमने कह दिया जीरो। अच्छा साबित करो कैसे। अच्छा चलो देखते हैं, समेशन अपॉन n a n, मैं इस तरह करता हूँ ना, दोनों तरफ गामा m से जरूरत है और ट्रेस ले लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा? समेशन अपॉन n a n ट्रेस ऑफ, कसम से जिस बेदर्दी से हम पार्टिकल फिजिक्स ट्रेस का इस्तेमाल करते हैं कोई नहीं करता, जब हमें कोई चीज समझ आती है हम कहते हैं ट्रेस ले। तो ये गामा है जो है इसका क्या ट्रेस होना चाहिए? आपने पढ़ा होगा ये GM है, a गामा का 0 था। अगर गामा गामा का स्क्वायर प्लस माइनस 1, इसका मतलब है अगर ये दोनों सेम होते तो क्या आंसर आता? आइडेंटिटी या माइनस आइडेंटिटी। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि दिस लेट्स राइट इट एज GMN, या ऊपर लिख रहे जहां मर्जी लिखने G से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है सारे M और N को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है क्या आंसर आता है? सो समेशन अपॉन समेशन खत्म कर देंगे तो क्या जवाब आ जाएगा? AM। तो बिल्कुल ठीक है, 0 है 0 लेकिन ऐसे नहीं हो। अच्छा एक आखिरी चीज इससे पहले कि हम इस चीज को कंक्लूड करें आज, आपको पता है कि लेकिन या आपने मुझे करवानी है आप सारे स्टेप्स। ट्रेस नहीं था आपने किया ना? हाँ ट्रेस तो उसका एक नंबर बन गया। हाँ, अगर M और N सेम होंगे, हाँ अगर M और N सेम होंगे तो मैं भी करूँगा, वरना इंडिसेस तो मेहनत ही डालने हैं। 1 टाइम्स मैट्रिक्स है। एक प्रॉपर्टी आपने मुझे बताना है, जो देखें ये सारी चीजें क्यों की हमने इसलिए की कि हमने 2 किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी। एक रोटेशन थी जो सिग्मा म्यू न्यू से होती थी, और एक पैरिटी थी जो गामा 5 से होती थी। एक प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन थी। प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या मुराद थी? जो लॉरेंस मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट +1 है,
अगर और इसका अगर डिटर्मिनेंट +1 नहीं है, ज़्यादा -1 ही हो सकता था, ठीक है, तो लैम्प तो चेंज नहीं होनी थी। तो हमने कहा कि वो जो माइनस वाली है वो प्रॉपर नहीं है, तो हमने कहा था कि वो इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन या नॉट प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, तो दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ नॉट अ प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो चले क्या इम्प्रॉपर कहना चाहिए है। ये साबित किया है कि अगर ये 0 है तो AMs 0 होंगे और कोई तरीका नहीं है कि ये इसका जवाब 0 है। नहीं, ये सारे ऐसे लगता था जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन है। यानी 16 में से अगर आप वेक्टर वाले को देख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स विद द रिलेटिव A B gamma B plus A gamma A plus आप लिख सकते हैं। लेकिन एक ही कंडीशन है कि जब आप अगर ये 0 है हर एक में जिसको भी आप लिखना चाहें उसको 0 होना। सर अगर एक और गेमा मल्टीप्लाई कर दें तो सर ट्रेस एक और gamma मल्टीप्लाई कर दें, ट्रेस ऑफ ओड नंबर ऑफ गेमा वो भी 0 होता है, तो सर AN जरूरी नहीं है 0। बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। देखिए जब हम ये झगड़ा करते हैं तो 3 2 के बाद आता है वो, दैट इज नोन एज अ सरप्लस डूइंग। आप खामखा एक चीज कर रहे हैं जिसका पता है आपको 0 है, उससे आपको कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। यहां पर आपने जो चीज मल्टीप्लाई की आपको ये पता है कि जिसका ट्रेस 0 नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जिस तरह मैं पेपर में एक सवाल बोल रहा हूँ कि राइट हैंड साइड 0 है, आप लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करें और कहीं जवाब 0 नहीं आ रहा, आपके मल्टीप्लाइंग 0 विद बोथ साइड्स, है ना? तो आप तो वही कहते हैं ना कि लेट्स मल्टीप्लाई विद 0, तो जवाब 0 आ जाएगा। सर अगर हम सिर्फ इस पे ट्रेस लगा ले तो ये गेम ट्रेस ऑफ गेम 0 आता है। कोई नई चीज नहीं मिलेगी, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही आपको, कोई नई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। आपको पता है कि गामा का ट्रेस 0 है, तो फिर ट्रेस लेने से इस पे कोई कंडीशन नहीं आपको मिल रही क्योंकि यही चीज 0 है। एनी नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। कोई और सवाल का कोई और कंफ्यूजन कोई भी कोएफिशिएंट आप जो पुट करेंगे 0। अगर स्केलर होगा तो कंसिस्टेंटली सारे ठीक होंगे। अच्छा एक आखिरी प्रॉपर्टी आपने मुझे प्रूव करके देनी है। मैंने कहा था कि गामा म्यू गामा फाई इज इक्वल टू माइनस गामा फाई गामा म्यू, या इसका मतलब ये है कि गामा म्यू, एक मिनट में मैंने सुन लिया है जी प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सॉरी, इस समेशन के अंदर इसको आप क्रोनिकल डेल्टा माने या मिन्कॉव्स्की मैट्रिक्स माने है डायगोनली है। इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट्स नॉन जीरो है सिवाय उनके जिसमें m और n बराबर है, और या तो +1 है या -1, 0 to 0 के बराबर। इसकी कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी वैसे ही है जैसे क्रोनिकल डेल्टा। क्रोनिकल डेल्टा में यही है कि जब उनकी उसके इंडिसेस बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने कैसे लिखी है, इससे गामा म्यू गामा न्यू गामा फाई इज इक्वल टू माइनस गामा फाई। इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप में से मुझे कोई साबित करके दे सकता है कि इसका जवाब क्या होगा। वी आपने 12 का प्रॉब्लम 3 है ये वाला भी, गामा 5 सिग्मा म्यू। अच्छा ये प्रॉब्लम 3 भी है और साथ में इसके अलावा प्रॉब्लम 4 का पहला पार्ट क्या होगा। इसको बोलेंगे ये सिग्मा म्यू। अच्छा चलो खुलवाओ, शाबाश। आप ये कह रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू गामा 5 सिग्मा म्यू न्यू माइनस सिग्मा म्यू न्यू गामा 5। आपने कम्प्यूटेशन बोला है और फिर इस गेम सिग्मा म्यू को गेम। अच्छा चलो गामा 5 शाबाश सिग्मा म्यू न्यू इज इक्वल टू, हमने आयोटा बाय 2 रखा था ना सिग्मा म्यू न्यू, मैं भूल जाता हूँ बात कर माइनस आयोटा बाय 2 भी रखा। सो दिस इज इक्वल टू गामा 5। आपको बात पता है सिग्मा म्यू न्यू किसके बराबर था, ये था गामा म्यू। ये कम्प्यूटेशन मैट्रिक्स था गामा म्यू और गामा म्यू का, तभी 6 एलिमेंट्स ना। अच्छा इसको आप कैसे लिख सकते हैं, यही कह रहे थे आप। मैं अभी आपके भाई अगर कुछ गलत हुआ ना, टीचर वैसे भी जिम्मेदारी नहीं लेता, तो फिर इसी की जिम्मेदारी लेता। तो दिस इज इक्वल टू गामा 5 गामा म्यू
गामा म्यू माइनस गामा म्यू गामा म्यू। ओके, है ना? ठीक किया मैंने। क्यों भी ठीक है गलत? अब हमें पता है गामा 5 एंटी कम्यूट करता है, इसका मतलब है इसके साथ भी ये रिलेशन यूज करें, एक माइनस साइन देगा, क्योंकि इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ इस वाली चीज की जगह माइनस गामा 5 गामा म्यू। और जब गामा 5 इधर आ गया तो इस गामा म्यू के साथ भी मैं उसको अगर स्विच करूँ तो एक और माइनस साइन आ जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों टर्म्स एक ही जैसी बन जाएगी, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा फिर? तो दिस इज इक्वल टू आयोटा ओवर 2 गामा 5 गामा म्यू। ओ कुछ गलत कर रहे हैं, दो दफा लिखना है। कुछ गलत कर रहे हैं। एक चीज है, इसको नहीं पता लिखा, ठीक है, एक टर्म लिखी है, दूसरी नहीं लिखी है। नहीं सर आपने जी क्या हुआ? इसकी एक ही टर्म लिखी है सर, दूसरी दोबारा कर कोई बात नहीं। सो दिस इज इक्वल टू एक स्टेप होगा आयोटा ओवर 2 गामा 5 गामा म्यू गामा म्यू गामा म्यू माइनस गामा। अब ठीक है, यस वो दोनों से आप चलो कोई बात है, हाँ उसमें दोनों सेम लिखते हैं। आयोटा ओवर 2 गामा 5 गामा म्यू माइनस गामा 5 गामा म्यू। ये तो एक चीज लिखी है मैंने, ये एक चीज लिखी है हमने। दूसरा भी लिख के देख लेते हैं, सिग्मा म्यू गामा 5। हाँ मैं इतने लंबे स्टेप्स कर रहा हूँ, एक लाइन में बात बता दूँ। नहीं ये यूज किया ना, इसकी जगह ये चीज निकाले गामा 5 सिग्मा म्यू। ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली जो है इसके अकॉर्डिंगली, एग्जैक्टली, शाबाश। मैंने इसीलिए कहा मैं पहले वो तरीके से कर रहा हूँ जिसका लंबा है, उसके बाद डायरेक्टली वो प्रॉपर्टी यूज करके ही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही। लेकिन थोड़ी देर ख्याल रखिएगा, मैं कम्यूट करना चाह रहा हूँ, मैं एंटी कम्यूटेशन नहीं निकालना चाह रहा, कम्यूटेशन निकालना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली वो यूज करेंगे, फिक्र ना करें। सिग्मा म्यू म्यू गामा 5 किसके बराबर है फिर? आयोटा ओवर 2 इनटू गामा म्यू गामा 5 माइनस गामा म्यू गामा। ठीक है, बस अब आपने थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी है। क्या करना है आपने? किसी तरीके से गामा 5 को इधर लाना है, तो आप ला सकते हैं ना, दो दफा लाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली इसको भी अगर दो दफा लाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों, ये उतना ही ठीक है जितना ये ठीक है। मैं एक दिस इज इक्वल टू गामा 5 गामा म्यू माइनस गामा 5 गामा म्यू। जो आप कह रहे थे कि ये एंटी कम्यूट है, ठीक है। अच्छा, अब अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इस प्रॉपर्टी के तहत तो जवाब क्या आ जाएगा? बिल्कुल ठीक है, शाबाश। इसका मतलब है ना सिर्फ ये एंटी कम्यूट करते हैं बल्कि कम्यूट भी करते हैं। अभी आपको पता चलेगा इसका कॉन्सिक्वेंस है। एक मिनट सर, एक आखिरी प्रॉपर्टी प्रूव कर लेंगे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं?
पैरिटी विद गामा फाई, योर पैरिटी ऑपरेटर विद गामा फाई, इसके बारे में क्या कहते हैं? ई होता है, ई क्या था? ई होता है, ये मत गामा भी ई आयोटा फाई, ये e to the power iota phi, पैरिटी था ये चीज। पर आपने तो मुझे बताया कोई भी गामा होते हैं तो आपस में एंटी कम्यूट होते हैं, एंटी कम्यूट गामा फाई सबके साथ एंटी कम्यूट करते हैं, तो इसका मतलब है दिस इक्वल टू माइनस e to the power iota phi गामा फाई ठीक लिखा मैंने, कुछ गलत लिखा। मैंने कहा इन दोनों को जब भी आप स्विच करेंगे तो माइनस साइन, विच इज इक्वल विच इज एज गुड एज माइनस गामा फाई साइन। इसका मतलब ये है कि गामा फाई सिग्मा म्यू न्यू के साथ वो कम्यूट करता है, बट पैरिटी के साथ जब गामा फाई लगता है तो एक माइनस साइन देता है। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टीज को कोई आप में से मुझे एक प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिखवा सकता, जो लिखवाएगा उसको एक नंबर मिलेगा। क्यों मैं कह रहा हूं, याद है लॉरेंस मैट्रिक्स एस जो था, मैं इसलिए उसको कह रहा हूं कोवेरिएंट मैट्रिक्स एस, वो दो ही तरह का हो सकता था, या तो उसमें सिग्मा म्यू न्यू आता था या उसमें पैरिटी आता था, यानी या तो सिग्मा 1 2 आता था या सिग्मा 0 1 आता था। 1 2 में म्यू और न्यू मुख्तलिफ थे, एक भी 0 हो जाता तो हम कहते थे कि ये पैरिटी बन जाती थी। याद है ना आपको बूस्ट जब आपने दिया, इसका मतलब है उसमें दो ही तरह की खासियत हमने पढ़ी थी एस मैट्रिक्स के तहत, जो खसूसियात पढ़ी थी। हमने कहा था कि जब एस मैट्रिक्स लगता है किसी पे, तो अगर वो पैरिटी की फॉर्म में लगता है तो मिरर इमेज या माइनस प्लस साइन दे सकता है, और जब रोटेशन लगता है तो कुछ चेंज नहीं होता, एंटी कम्यूट नहीं बनते कम्यूट करता है। अब मेरा सवाल ये है कि एस के अंदर क्या चीज थी? अगर मैं एस ऑफ ए लगाऊं गामा फाई के साथ, आपको क्विकली पता चल जाता है कि इसका जवाब क्या है। आप मुझे कह सकते हैं कि इसका जवाब है गामा फाई एस ऑफ ए, लेकिन प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस है ना, इस केस में प्लस ही आता है, इस केस में माइनस आता है, तो कैसे मैं इसको लिखूं? प्लस माइनस लिखूं, ये लिखूं, इसका एक बहुत खूबसूरत तरीका है लिखने का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, शाबाश, डिटर्मिनेंट ऑफ ए गामा फाई एस ऑफ ए। ये जो बयान अपनी बुक में छोटा सा एक लाइन लिख देते हैं ना, वो कहता है कि दिस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब है अगर प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगी, then this gamma 5 after the transformation of with gamma 5 result में कोई साइन चेंज नहीं आएगा, और अगर एक इम्प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो एक माइनस साइन का फर्क आएगा। और हमने पढ़ा था कि अगर प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है तो डिटर्मिनेंट +1 है, अदरवाइज वो -1। देखा नहीं, एक ही प्रॉपर्टी सारी चीज में आ गई। आप देखिएगा ये उसने एक छोटी सी लाइन लिखकर और छोड़ दिया, कहता है कि ये इसके बराबर होगा, बट ये उसने फिर कहा कि प्रॉब्लम 2 और 3 में प्रूव करें, कोई प्रॉब्लम 2 और 3 दोनों में। आप ट्रांसलेशन को कह रहे हैं पैरिटी? नहीं, मैं कह रहा हूँ या तो मैट्रिक्स रोटेट कर सकता था, या हमने पढ़ा था रिफ्लेक्ट कर सकता था। मैं नहीं कह रहा कि कोई सिग्मा से उसका ताल्लुक है, जो भी सिग्मा है उसके साथ तो कम्यूट करता है ना, जो भी सिग्मा है 0 1 है या 1 2 है उसके साथ तो कम्यूट ही करता है। जितनी भी प्रॉपर ट्रांसफॉर्मेशन जितनी भी प्रॉपर लॉरेंस एग्जैक्टली ऑल प्रॉपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ गामा 5 जो है वो परफेक्टली बिहेव करता है, साइन चेंज नहीं करता, लेकिन दूसरों के साथ बिहेव तो ठीक करता है लेकिन थोड़ा सा धोखा दे देता है। गामा 5 वैसे हिस्ट्री है ना, गामा 5 बड़ी कमाल की चीज है। अरे हिस्ट्री और फिजिक्स का रिलेटिव है। हाँ, मैथ्स वैसे मैथ, लेकिन गामा 5 यही प्रॉब्लम है जो पार्टिकल फिजिक्स की थ्योरीज है ना, उनमें ये गामा 5 को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। ये जो जब आप लूप कैलकुलेशंस करते हैं ना, 1 लूप से आगे जाते हैं, 1 लूप पे यूजुअली प्रॉब्लम इतना नहीं होता क्योंकि 1 लूप पे हैंडल होता है, लेकिन जब आप 2 लूप पे जाते हैं ना तो आप बताना पड़ता है आपको कि किस रिप्रेजेंटेशन में आप गामा 5 यूज कर रहे हैं। चेंज हो जाती है।
एग्जैक्टली, तो वो शुरू से हम लेके चलते हैं क्योंकि गामा फाइल बड़ा प्रॉब्लमैटिक होता है कि कोई नाइट डायमेंशनल रेगुलेशन जब यूज कर रहे हैं तो गामा फाइल क्या है, तो अमूमन हम गामा फाइल को अनॉमलस डायमेंशंस आ जाते हैं। ये ट्रिकी टर्म्स है, अभी कॉन्फ्रेंस होनी है मंडे से एंड में, तो आपको सुनने को मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर आप सुने तो आपको हैरान नहीं होना आपको चाहिए इसमें, क्योंकि गामा फाइल इज वेरी प्रॉब्लमैटिक, क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गामा 1 गामा 2 गामा 3, नॉट नेसेसरीली दिस गामा 1 गामा 2 गामा 3 बिहेव्स एग्जैक्टली सेम ऑन द ग्राउंड। कोई सवाल? चलें, अभी तो हमने ये तो प्रूव कर लिया, काफी चीज प्रूव कर ली। मुख्तलिफ बाइलिनियर्स कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे, 1 से 2 मैं कर दूंगा, बाकी आप करेंगे। आपको क्या लगता है कि अब मैं इसमें डालूंगा वो स्पिनर्स, गैमास का हमें पता चल गया, आप इसमें स्पिनर्स डालते हैं और देखते हैं कैसे ट्रांसफॉर्म होती हैं चीजें। लेट्स टॉक अबाउट द स्केलर करंट। स्केलर तो करंट कहना भी क्या बात है। हाउ दिस ट्रांसफॉर्म साई बार एक्स साई एक्स। आप मेरे से एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि दिस इक्वल टू साई बार एक्स गामा स्केलर लिख सकता हूं। ये मैं कह रहा था कि जो नई किताबें हैं ना उसमें इधर आइडेंटिटी लिख के इस सारे को गामा एस लिखा जाता है, बड़ा गामा। जो पेस्कन एंड श्रूडर या नई किताबें लिखी हैं, लेकिन जो ओल्ड टेक्स्ट हैं बियॉर्टन एंड ब्रेल या सेकेंड की किताब उसमें गामा एस हुई है जो मैंने लिखी। ये आपने बस कंफ्यूज नहीं होना इन चीज़ों से, नोटेशन से, नहीं ऊपर पुराने बुक में। क्यों? ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज की भी आपने पढ़ ली है, इसकी भी पढ़ ली है। अच्छा, ये कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, आप इसको बता सकते हैं मुझे? हाउ दिस विल ट्रांसफॉर्म? सर ये इस तरह ट्रांसफॉर्म हो गया कि अगर हम एस और एस इनवर्स को मल्टीप्लाई साई बार प्राइम एक्स प्राइम। अच्छा क्या, अच्छा मैं ये दरम्यान में आइडेंटिटी लिख देता हूँ, चलो आप कहते हैं गामा एस साई प्राइम एक्स प्राइम। चलो ये कैसे ट्रांसफॉर्म, सिर्फ हमें ये बात पता है। अच्छा यार आप एक्स, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक्स और एक्स प्राइम छोड़ को लिखने, क्योंकि हमें पता है स्पेस टाइम का फंक्शन क्या बार बार इतना 4 महीने तो होता है। तो हम क्या देते हैं कि चलिए चलें साई जो है, साई प्राइम जो है वो एस ऑफ ए भी ऑब्जर्व कर देते हैं एस साई। साई डैगर क्या होगा, एक दफा डिफाइन कर लेना। साई डैगर प्राइम, आपको पता है मैट्रिसेस में जब आप कंजुगेट लेते हैं हर्मिशियन कंजुगेट, तो ना सिर्फ स्टार आता है बल्कि मैट्रिसेस अपनी पोजीशन भी बता देते हैं। देन यू हैव साई डैगर एंड देन यू हैव एस। अभी आपको एक थोड़ी सी चीज करनी पड़ेगी। अच्छा प्राइम मुझे तो बार चाहिए ना, तो बार की नोटेशन क्या थी, साई डैगर प्राइम गामा 0, दिस इज साई बार, so this is equal to, so this is psi dagger s dagger gamma 0। मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड से गामा 0 से ज़रब क्या किया मैंने, बार बनाने के लिए साई डैगर प्राइम को गामा 0 से राइट साइड पर ज़रब दिया, इधर भी ज़रब दिया है तो इधर भी, ठीक है। अच्छा आपने पढ़ा होगा ना कि गामा 0 का स्क्वायर 1 है, इसका मतलब है इसके ऊपर प्राइम है, तो इसका मतलब है दिस इज साई बार प्राइम इज इक्वल टू, एक दफा निकाल देंगे बाकी से तो साई बार प्राइम इज साई डैगर। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं यहाँ 2 दफा गामा 0 इंसर्ट करूँ, क्योंकि आपने मुझे कहा है कि गामा 0 का स्क्वायर 1 है, ये चीज क्या बन गई, वापस साइड बार होंगी। ये आपने पढ़ा होगा क्या, अब आपको पता चला कि क्यों दोनों तरफ गामा 0 इंसर्ट करते थे हम। हर दफा डैगर इनवर्स के बराबर नहीं था, यूनिटरी मैट्रिक्स होने के लिए जरूरी है कि उसका डैगर उसके इनवर्स के बराबर हो, हर दफा डैगर इनवर्स के बराबर नहीं था। लेकिन एक प्रॉपर्टी थी जो किसी भी ऐसे डैगर के लिए थी, वो ये थी कि अगर उसको दोनों तरफ से गामा 0 के दरमियान में आप रख दें तो ये उसके इनवर्स के लिए ये बराबर। इसका मतलब है चाहे बूस्ट होता, रोटेशन होती या कोई भी चीज होती, ये इनवर्स के बराबर। सो गुड, फिर क्या आ गया, साई बार प्राइम गामा एस
साई चलिए अब आप साई बार की प्रॉपर्टी निकाल चुके हैं तो वो है साई बार एस इनवर्स गामा एस एस ओहो ये तो गामा एस तो 1 है ना और वहाँ तो बेचारा हर एक के साथ ही दोस्त है तो वो तो छेड़ते ही उसको कर लीजिए क्या आ गया साई बार गामा एस एस इनवर्स एस लेकिन ये मैट्रिक्स क्या था 1 किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से करते हैं इनवर्स एग्जिस्ट तो करेगा तो दिस इसका मतलब ये क्या आ गया साई बार गामा एस इसके साथ क्या चीज आई सिर्फ एक 1 आया ना कितने कंपोनेंट आए आपके ट्रांसफॉर्मेशन ये कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है एक स्केलर की तरह स्केलर ऐसे ट्रांसफॉर्म होते थे ना कि जैसा थे वैसे ही नजर आते बाहर कोई कंपोनेंट से कोई बाहर चीज नंबर्स नहीं आते चलिए इसको मजीद क्लैरिफाई करता हूँ इस चीज के लिए अगर ये होता साई बार प्राइम गैमा वेक्टर होता है और साई प्राइम देखिए कितनी आसानी हुई हमें साई बार प्राइम भी निकाल लिया साई प्राइम भी निकाल लिया वरना हर दफा नई एक्सरसाइज करनी पड़ती साई बार प्राइम किसके बराबर है साई बार प्राइम साई बार एस इनवर्स गैमा बी आप हम चले गैमा म्यू गैमा बी गामा म्यू एस पर ये आपने पढ़ा हुआ है किसके बराबर आपको ये मैंने बताया हुआ है कि ये कैसे ट्रांसफॉर्म होता है एग्जैक्टली ये ट्रांसफॉर्म होता है ए म्यू म्यू गैमा कुछ अलग कर कुछ अलग कर इंडिसिजन ए म्यू म्यू गैमा अब इंडिसिस ठीक है म्यू से कॉन्ट्रैक्ट होके अभी हाँ ऊपर नीचे लिखने में गलती है म्यू नीचे अब म्यू से कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसका मतलब इसका जवाब फिर क्या आ गया सो दिस इज इक्वल टू ए म्यू म्यू साई बार गामा म्यू तो कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है इट ट्रांसफॉर्म्स एज अ वेक्टर अब आपको पता चला ऊपर मैंने बी क्यों लिखा था सो दिस ट्रांसफॉर्म्स एज अ यही तो मैंने आपको बताया था कि डिराक को ये क्रेडिट जाता है कि उसने अपना जबरा ये वाला जब उसने इक्वेशन को लीनियराइज करने की कोशिश की मोटिवेटेड बाय द मैक्सवेल्स इक्वेशन तो क्योंकि मैक्सवेल्स इक्वेशन दे आर रिलेटिविस्टिक एंड दे आर लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फायदा होता है कि यू हैव अ कंट्रोल ऑन अ सॉल्यूशन क्योंकि एक ही निकलेगा क्लाइन गार्डन में था कि एक निकलता था साथ में दूसरा खाम खा जाता था क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी एज फार एज मैथमेटिक्स इज कंसर्न कोई इशू नहीं था आप कहते थे दोनों सॉल्यूशंस है एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लेकिन जब आपने उसको इंटरप्रेट करना चाहा था तो आप कहते थे कि नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज कभी नेगेटिव नहीं होती 0 से लेकर 1 है मैक्सिमम है नेगेटिव प्रोबेबिलिटी की कोई सेंस नहीं थी उसको सोचा था फिर मैंने आपको बताया था कि पॉली ने वेरेटन के साथ मिलकर काम किया था जिसमें उन्होंने स्पिन को शामिल कर लिया था लेकिन वो 2 कंपोनेंट स्पिनर पे थे नॉन रिलेटिविस्टिक क्योंकि नॉन रिलेटिविस्टिक में स्पिन जो है पॉली मैट्रिसेस से जानी जाती है तो हम ये कहते थे कि नॉन जो पॉली स्पिन मैट्रिसेस हैं वो शामिल किए जाएं जो कि मैट्रिसेस हैं इसका मतलब है जो उनका जो वेव फंक्शन होगा वो भी एक स्पिनर बन जाएगा लेकिन 2 कंपोनेंट लेकिन 4 कंपोनेंट पे जाने के लिए हमारे पास कोई टेक्निक नहीं वो फिर आपने डेवलप की थी फुली डेवलप बाय डेवलप अच्छा एक आखिरी चीज कर लें और मैं इस पर थोड़ा सा सलाम सबका जिक्र करके तो फिर हाँ आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज थी जिसमें जो वीक इंटरेक्शन का सबब बनी ठीक है अच्छा आप में से मुझे कोई ये सब करा सकता है कि किसके बराबर है साई बार प्राइम
गामा म्यू एक्सियल वेक्टर वाली। आप इसलिए मुझे अच्छा, वैसे आपको मुझे भी ये बताना चाहिए था आपको, लेकिन पूछ लिया गैमा म्यू के ऊपर मैंने प्राइम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि गैमा जो है ये स्पेस टाइम का फंक्शन नहीं है, याद है ना, ये जस्ट नंबर्स हैं, ठीक है। तो बाज़ लोग ऐसे कंफ्यूज करने के लिए कहते हैं गैमास आर नॉट द स्पेस टाइम फंक्शन, यार हमें पता नहीं वो नंबर, तो इसलिए इसके ऊपर प्राइम नहीं लिखा। तो साई बार प्राइम कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है, हमने क्या लिखा हुआ है, साई बार एस इनवर्स, मैंने कहा ये प्रॉपर्टी प्रूव किया तो इसका कोई ना कोई यूज भी तो करें ना, साई बार एस इनवर्स गामा म्यू गामा फाई एस साइन, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं एक तो मेरे पास डायरेक्ट एक वे था, लेकिन मैं काम करता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ साइन बार एस इनवर्स गामा म्यू, इसको मैं एस एस इनवर्स नहीं, क्योंकि यूनिटरी है, एस एस इनवर्स इज एज गुड एज एस इनवर्स एस इनटू गामा फाइव एस, यार हम यूज नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, इसका जवाब क्या है? दो बार प्लस माइनस गामा फाइव आएगा, क्यों डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी है भाई, शाबाश। सो दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए साई बार गामा म्यू गामा फाइव साइन। एक्सियल वेक्टर करंट अपना साइन बदलती है अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर तो लॉरेंस का अगर तो हो कि बूस्ट और रोटेशन तो साइन नहीं बदलेगा। सो दिस इंप्लाइज इज एक्सियल वेक्टर, या बाद लोग इसको सूडो वेक्टर भी कहते हैं, सूडो गामा 5 की वजह से और गामा म्यू की वजह से वेक्टर सूडो वेक्टर। सो एक्सियल वेक्टर करंट्स change sign under parity under discrete transformation। आपको याद है कि parity एक discrete transformation, बाकी continuous transformations। सर यहाँ पर एक लॉरेंस क्या नहीं है, एस इनवर्स में हम नहीं वो वापस ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी यूज है। अच्छा सॉरी, सही है, बिल्कुल ठीक, सही है, बिल्कुल सॉरी, मैं बिल्कुल सही, सॉरी, क्योंकि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन एक वेक्टर, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन एक वेक्टर है, ए बिल्कुल सॉरी, बिल्कुल शाबाश। इसका मतलब ट्रांसफॉर्म एज अ वेक्टर हो रहा है, अब बात मुकम्मल हो गई। ट्रांसफॉर्म एज अ वेक्टर हो रहा है, लेकिन अंडर पैरिटी साइन बदल लेता है। ये वो काम था जब प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने पहली दफ़ा, आपको मैंने थोड़ी सी शायद अब्दुल सलाम साहब की हिस्ट्री बताई। मैं सलाम साहब इसलिए उनको कहता हूँ कि मेरे सुपरवाइजर उनके स्टूडेंट थे, तो मैंने उनके मुँह से हमेशा सलाम साहब मतलब जो सुनते हैं ना वो वैसे ही कहते हैं। तो सलाम साहब जो थे वो मरवाना देना रिकॉर्ड करते थे ना, तुम्हारी जो बताए। अच्छा, सलाम साहब लाइफ बड़ी रिमार्क, ठीक है, हम उन्हें पसंद करें ना करें उससे हमारे में कोई फर्क नहीं, उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता, मरने वाले को क्या फर्क, जो मार गया मर गया बस। तो जब सलाम साहब जब PhD के लिए गए ना, तो उनके सुपरवाइजर से जब उन्होंने कहा कि मुझे कोई रिसर्च प्रॉब्लम करना, उनको रीनॉर्मलाइजेशन का बड़ा शौक, उनकी जो पहली मोहब्बत थी मैथमेटिक्स में वो रीनॉर्मलाइजेशन थे, रीनॉर्मलाइजेबल थ्योरीज थी। तो उन्होंने जाके कहा, तो उनके सुपरवाइजर ने कहा कि ठीक है तुम कि मुझे नहीं पता, मैथ्यूज रीनॉर्मलाइजेशन पे काफ़ी काम कर चुका है, जाओ और जाके मैथ्यू से पूछो उसने कुछ छोड़ा है। PD मैथ्यूज बहुत सारे जो सलाम बॉयज है ना पाकिस्तानी, उनका सुपरवाइजर भी रहा। तो जो जब सलाम साहब ने PD मैथ्यूज से बात की जाके, तो सलाम साहब केम अप विद एन आइडिया इन फर्स्ट ईयर ऑफ हिज PhD। देखिए बंदा यहाँ से पढ़ के गया हो, यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हो, कैम्ब्रिज गया, पहले साल उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व किया, प्रॉब्लम ऑफ ओवरलैपिंग डाइवर्जेंस। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसी डाइवर्जेंसेस को कैसे रिमूव करें जो ओवरलैप कर जाती हैं वापस। और मैथ्यूज का सारा काम ओवरलैपिंग डाइवर्जेंस में नहीं,
उसने सारी वो डाइवर्टेंस की थी ओवरलैपिंग में। उसका उनका सुपरवाइजर को पता चला कि उन्होंने कहा कि दिस गाय इज डिफरेंट भाई, ये बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ आई है। फिर सलाम साहब ने हर नए पेपर में पिछली चीज़ से बहुत आगे चले गए। तो उन्होंने एक पेपर लिखा 1930 मेरे पास लिखा, मैंने एक टॉक बनाई है, कभी ना भूलूंगा। उन्होंने ये लिखा, उन्होंने देखा कि वो इंटरेक्शन जिसमें गामा म्यू गामा 5 आता है उनमें पैरिटी कंजर्व नहीं होती। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल्स पैदा होते हैं किसी पार्टिकल के डिके होने से, तो पैरिटी जो है वो जिस तरह जुनैद ने भी जिक्र किया हैंडेडनेस से डिफाइन आ जाती है। इसका मतलब वो परवाह करते हैं कि वो लेफ्ट हैंडेड है या राइट हैंडेड है, इधर दे आर लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट। पार्टिकल भी इस चीज़ की परवाह करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर वीक इंटरेक्शन में पाइयन डिके करता है टू समथिंग एंड अ न्यूट्रिनो, then neutrinos can because of the parity violation neutrinos सिर्फ और सिर्फ left handed हो सकते हैं, there is no right handed neutrinos। तो ये पेपर लेकर उन्होंने पॉली को भेजा, पॉली वाज वेरी एरोगेंट, बड़ा नाम था। मैंने कहा क्या यार तुम लेके आए, ले लो, रद्द कर दिया। ये पहला पेपर था जिसमें सलाम साहब का नोबेल प्राइज था। बाद में ली एंड यांग ने प्रूव किया और वो और चेंग शिनपू ने एक्सपेरिमेंट किया और बिल्कुल टिंग एंड और प्रूफ किया उन्होंने कि जी बिल्कुल सही है, बाकी पैरिटी कंजर्व नहीं होती थी इंटरेक्शन। फिर सलाम साहब ने ये फेमस जुमला बोला कि अब मैं इस साइंस में इस चीज़ की परवाह नहीं करता कि कौन कितना बड़ा है। तो ये बड़ा एक लेसन है कि बड़े बंदे ने कह दिया। और अगर मैं इसका अदर एस्पेक्ट भी देखता हूँ, ये हमारे लोगों की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि किसी ने कुछ कहा तो मान जाना है कि उसने सही कहा। ये सलाम गोरा होता ना तो उसने कभी नहीं सीखा होता कि भाई मैं किसी बड़े ने कहा तो झुक जाऊँ। ये सम टाइम जो एटीट्यूड है ना हमारे एज अ सोसाइटी के, किसी ने कुछ कहा तो उसके सामने यार वो मेरा बोला सही कह रहा हूँ, ये जो ना ये हमारे हमें साइंस में निकालना पड़ेगा पढ़ने। कोई किसी भी रंग नस्ल का हो वो सही गलत बात कर सकता है। तो मेरा ख्याल है सम हो ये हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स में भी है। सम मैं कोई भी सलाम वाज एक्सेप्शनल। अच्छा सिर्फ ये नहीं हुआ था, बाद में सलाम साहब ने एक और काम किया, फिर पॉली को भेजा। अब ये एग्जैक्टली दैट वाज ऑफ द यूनिवर्सलिटी ऑफ द वीक इंटरेक्शन। उन्होंने कहा तो पॉली ने पता जवाब में क्या लिखा, उन्होंने कहा कमान मैं तुम्हारा खत पढ़ रहा हूँ फलां लेक के किनारे बैठ के, और तुम जो बात कर रहे हो यूनिवर्सलिटी, कोई ऐसी चीज़ यूनिवर्सल नहीं होती। तो आई सजेस्ट टू माय बॉय डू समथिंग डिफरेंट एंड दैट लेट इट वाज टू दिस यूनिवर्सलिटी। मैं इस पे ये पूरी लंबी बात हो जाएगी, मैं इस पे टाल पका जाता है। मैं किसी डिपार्टमेंट में वॉल्यूम में बोला वो हमने फेस्टिवल भी कैंसिल करना पड़ा था, अब्दुल सलाम साइंस फेस्टिवल लास्ट ईयर। तो खैर मैं तो फिर भी तो कहने का मतलब ये है कि देन सलाम केम अप विद दिस आइडिया ऑफ वीक इंटरेक्शन ऑफ दिस SU2 क्रॉस U1। और आपको मजे की बात पता है कि सलाम साहब इसको कोई इतना बड़ा काम नहीं समझते। क्यों बड़ा काम नहीं समझते? तो वो कहते थे ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन तो डिराक ने बता दिया कि मुख्तलिफ गामा मैट्रिसेस को ऐड करें, एक जो है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होता अंडर पैरिटी, दूसरा ट्रांसफॉर्म होता है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ठीक है ना, आप ग्रुप थ्योरी से दो SU2 और U1 को मिला लें, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर जब ब्रेक करेंगे पता है प्रॉब्लम क्या थी? रीनॉर्मलाइजेशन नहीं थी थ्योरी। तो सलाम साहब चूँकि रीनॉर्मलाइजेशन को पसंद करते थे और वो समझते थे कोई भी थ्योरी उसको रीनॉर्मलाइजेबल होना चाहिए, इसलिए वो सिर्फ उन्होंने एक टॉक दी, उन्होंने उस काम को पब्लिश नहीं किया था, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। देन वाइनबर्ग डिड इट, ग्लासो डिड पार्ट ऑफ इट, बहुत बड़ा सा, और बेसिकली मेन काम किया था वाइनबर्ग और सलाम। लेकिन टूफ देन प्रूफ द रीनॉर्मलाइजेशन, और फिर ये थ्योरी की बड़ी हाइप क्रिएट हुई, जैसे आप कहते हैं द स्टैंडर्ड मॉडल। आज तक जितने एक्सपेरिमेंट किए गए हैं स्टैंडर्ड मॉडल के लिए, बोल सर इतना आसान मॉडल जिसमें एक 2x2 मैट्रिक्स है, पता नहीं नेचर ने क्यों प्रेफर किया इस 2x2 मैट्रिक्स को, नो वन नोज। लेकिन जितने एक्सपेरिमेंट हुए हैं उन मॉडल, उन चीज़ों के लिए जो स्टैंडर्ड मॉडल जिनके लिए बना है, आप मुझे कहें ना स्टैंडर्ड मॉडल ग्रेविटी का एक्सप्लेन नहीं करता, मैं कहूँगा उसके लिए तो बने ही नहीं था ना यार। वो बना था वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए, उन दोनों को यूनिफाई करने के लिए। उसके जितने एक्सपेरिमेंट्स किए गए सब पे रुका होता है। अभी तक मैं आपको एक बात बताऊँ कि थोड़ी सी उम्मीद जागी कि लोगों को न्यू फिजिक्स में, न्यू फिजिक्स है यानी नई, देखिए ना किसी चीज़ का स्टैंडर्ड होने के लिए काफ़ी है कि हम कहें कि ये नया है, तो वो स्टैंडर्ड मॉडल। और नई फिजिक्स हर वो फिजिक्स है जो उसके बियॉन्ड है।
दैट इज नोन एज अ फिजिक्स बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल, उसको हम न्यू फिजिक्स तो फिर तो सबसे सक्सेसफुल थ्योरी भी करते हैं स्टैंडर्ड मॉडल। हाँ, लेकिन है मॉडल, है ना? और मॉडल के लफ्जी मतलब पता है ना आपको क्या होते हैं? मतलब एक पिक्चर बनाई गई है। हाँ, मॉडल का जो डिक्शनरी में मीनिंग है ना ऑक्सफोर्ड, वो ये है कि किसी मुश्किल चीज का को समझने के लिए, कुछ इंटरप्रेट करने के लिए कोई आसान सी चीज बनाना, उसको मॉडल कहते हैं। आसानी से समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए वो मॉडल। एग्जैक्टली। लेकिन खूबसूरत चीज देखें, हम फिजिसिस्ट कुछ मामलों में ना बड़े कंजूस हैं। हम कहते हैं कोई चीज जिस पहले हाइपोथेसिस होता है, फिर उस हाइपोथेसिस को हम यूज करके कोई चीज प्रूव करके और एक मॉडल बनाते हैं, और वो मॉडल जब मुशाहिदे पे पूरा उतरता है तो हम कहते हैं अब ये थ्योरी। स्टैंडर्ड मॉडल सारे मुशाहिदात पे पूरा उतरा है, पर अभी भी मॉडल है। और स्ट्रिंग थ्योरी किसी में पूरी नहीं उतरी, फिर भी थ्योरी है ना डिफरेंट चीजें। तो इसलिए कुछ लफ्ज़ है जो बड़े कंफ्यूजिंग हैं। कोई सवाल नहीं। अभी तक चैप्टर 2 प्लीज, अब आपने इसके प्रॉब्लम्स एक ही रह गया है, वो इंटरेस्टिंग है, मैंने काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व भी कर दिया है, लेकिन आपने करने हैं और फिर अगले हफ्ते टेस्ट भी होगा। ठीक है, 2 चैप्टर हो गए टेस्ट। अच्छा, ग्राइंडर एंड बॉयलर को की बुक में इसकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हैं, तो या कुछ प्रॉब्लम किया तो प्लीज़ आप वो वहाँ से देखें। तो प्रॉब्लम पेपर इसी तरह का ही होगा, मुख्तलिफ किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, सीन नहीं होगा लाइक ऑब्जेक्ट। ये ना समझिए कि मैं चीजें यही होंगी ना जो हम कर रहे हैं। नहीं, नई चीज़ें तो मैं दूंगा जनरली, जाहिर बात है, बिल्कुल यही होगी। वो कहता है ना कि टीचर पढ़ाता तो ये है कि चांद ज़मीन के ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन की वजह से मूव करता है, ब्लैक होल्स होता है। और इसके दरमियान मुझे ये निकाल दो। जब पेपर देता तो कहता है कि कमरे की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, मेरी उम्र बताएं। तो इस तरह की चीज़ें। आपके 716 भी क्यों थे चले? स्केलर 1 से ट्रांसफॉर्म होता था, वेक्टर 4 से, एक्सियल वेक्टर भी 4 से, सिग्मा म्यू न्यू 6 से, और सूडो स्केलर 1 से। आपको 16 हो गए ना? That's why these are known as 16 bilinear. 5 bilinears and they have the 16 column. बाइगल सिस्टम है। बाइगल 22 से साई बार साई, अकेला साई नहीं, बाइलिनियर। एक नंबर है ना, साई तो पता है दो स्पिनर है, एक उसका कंजुगेट और एक Exactly. और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मर है। एग्जैक्टली। इसलिए नेट कोई मैट्रिक्स नहीं, बाइलिनियर बाइलिनियर। इज दैट बाइलिनियर कोवेरिएंस, फॉर्म नहीं बदली ना, सिर्फ ए म्यू न्यू बाय आया। That's why these are known as bilinear covariance. शाबाश। तो हमने bilinear सी covariance निकाली। प्लीज कोई सवाल करें, कोई कंफ्यूजन हो। अब इन चीज़ों का मैं दोबारा कभी जिक्र नहीं करूँगा। अब मैं हर दफ़ा ये कहा करूँगा यस मैट्रिक्स है, इस तरह ट्रांसफॉर्म होगा ऐसा, उसके बाद मैं कोई बात नहीं करूँगा। तो इसलिए अगर कोई कंफ्यूजन प्लीज है तो पूछिए। बिल्कुल चुप होते जा रहे, समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। सर थोड़ा सोचेंगे तो बेहतर समझ, क्या ये? थोड़ा टाइम लगेगा तो बेहतर समझ आएगी सवाल। हाँ, लेकिन चलो अगर कोई कंफ्यूजन पूछ लो, नहीं अभी जब भी कोई सवाल हो तो बताइए। अच्छा चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं नॉन रिलेटिविस्टिक की। आपको याद है हमने कहा था कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस भी होते हैं और कुछ नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस। नेगेटिव एनर्जी होती क्या है वो मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया कि नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो लेट मी राइट दिस डिराक इक्वेशन के कि जो नॉन रिलेटिविस्टिक करस्पॉन्डेंस थी, मुझे आज साबित करने दीजिए आप कि लाइट, छोटी सी चीज़ जो 15 मिनट रहेगी में हो जाएगी, कि जो लाइट कौन होती है उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशंस हैं और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस हैं, दे आर डिस्टिंक्ट। कोई फर्क ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन वाले के सबको छेड़ेंगे तो नेगेटिव वाला छेड़ेगा, ऐसा दे आर डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। दैट वी प्रूव। बड़ी सिंपल से स्टेटमेंट है जिसको थोड़ा सा काम करके प्रूव करना पड़ेगा। आपको याद है हमने फ्री पार्टिकल सॉल्यूशंस किए थे डिराक इक्वेशन पे, किसी को याद है वो क्या थे? एनर्जी फैक्टर और 100 क्या थे? एनर्जी वाला फेस फैक्टर। हाँ, तो द फ्री पार्टिकल सॉल्यूशन, सो द फ्री पार्टिकल, हमने P को 0 किया था, याद है ना आपको? हमने कहा था कि ये
क्या किया अगर आप प्लीज लिखवा दें साई ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर माइनस e टू द पावर प्लस माइनस दोनों होता था तो आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा mc स्क्वायर mc स्क्वायर ओवर h बार, या कि मैं हमेशा h बार c को मान लेता हूं तो अपने सही करवाना है टाइम्स, अगर ये मैट्रिक्स है तो इधर भी कोई ना कोई मैट्रिक्स था। अच्छा, चूंकि ये स्पिनर रहता है 4 सॉल्यूशंस तो r लिख लेते हैं। r कैन बी 1 2 3 4 4 सॉल्यूशंस थे। 1 और 2 थे पॉजिटिव एनर्जी और 3 और 4 थे नेगेटिव एनर्जी। तो यू कैन राइट इट एज ओमेगा r ऑफ 0 और साथ में क्यों ना इधर एप्सिलॉन r है। फिर एप्सिलॉन r इज इक्वल टू +1 पर r इज इक्वल टू 1 and 2, यानी जो पॉजिटिव एनर्जी थे, पॉजिटिव एनर्जी के लिए साइन माइनस होता था यहाँ और नेगेटिव एनर्जी के लिए साइन पॉजिटिव होता था, और ये -1 है पर r इज इक्वल टू एग्री करते हैं इस बात से। ये भी ठीक है। तो हमने चारों सॉल्यूशन को अगर इसके ऊपर साइन, अच्छा इसको भी डिफाइन करना चाहिए। चलिए अगर आपको याद हो तो पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन था e टू द पावर माइनस आयोटा mc स्क्वायर ओवर h बार और नेगेटिव एनर्जी सॉल्यूशन था प्लस, तो इसलिए मैंने कहा एप्सिलॉन r डाल लेते हैं, एक ही लिखना पड़ेगा। ओमेगा r भी आपको पता है ना कि ओमेगा 1 किसके बराबर था, काई 1 0 था और काई 1 क्या था 1 and 0, तो ये 4 कंपोनेंट्स में लगा दिया था ना 1 0 0 और ओमेगा 2 क्या था, this is chi 2 है ना, when chi 2 was, यानी ये नॉन रिलेटिविस्टिक एनालॉग है रिलेटिविस्टिक सॉल्यूशंस का। ये स्पिन अप है, ये स्पिन डाउन है, ठीक है। ना नीचे वाले दोनों जीरो थे ना, पार्टिकल एंटी पार्टिकल, ये पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन है। पॉजिटिव एनर्जी सॉल्यूशन वाले में ऊपर वाले दो नॉन जीरो थे, नीचे वाले। और 3 4 के लिए क्या था, ओमेगा 3 क्या था 0 और काई 1 शाबाश, और ओमेगा 4 क्या था, ये था ना। ठीक हो गया, वही 1 1 0 0 0 0 1 0 0। ये स्पिन अप वाला ना फिर स्पिन अप नेगेटिव एनर्जी, स्पिन डाउन नेगेटिव एनर्जी। वो जो कन्वेंशन है अगर इसको रिवर्स कर देते हैं वो नहीं, वो भी आएंगे जब हम, ये तो अधूरी सी बात है ना, कोई पार्टिकल जो है रिलेटिविटी में रोक के नहीं देखेंगे ना, वही तो कोई चीज नहीं, वो आएंगे, उसको फिक्र ना करो। हम एक मोमेंटम का साइन रिवर्स कर देंगे सारा काम। अच्छा चलो, आपको एक बात याद है कि सारे आइगन फंक्शन है सिग्मा 1 2 के, जो जुनेद ने आज शुरू में सवाल पूछा था कि सिग्मा 1 2 सिग्मा 3 है ना, याद है ये सिग्मा 1 2, ये सिग्मा 1 2 या सिग्मा 3 के आइगन फंक्शन, क्योंकि सिग्मा 1 2 सिग्मा 3 के बराबर, सिग्मा 3 जो था वो सिग्मा z था। ये स्पिन क्वांटाइज्ड अलोंग z एक्सिस, इसका मतलब अगर एक पार्टिकल को मैं z एक्सिस के अलोंग प्रोसेस कराऊं तो उसका z एक्सिस चेंज नहीं होता, x और z एक्सिस पे वैल्यू चेंज नहीं होती, x और y चेंज। इसका मतलब है z एक्सिस जो है वो तो ठीक रहता है, लेकिन x और y फिर आपस में कंफ्यूज नहीं करते। तो किसी भी डायमेंशन में अगर एक एक्सिस ऑफ क्वांटाइजेशन चूज कर लें तो उस एक्सिस ऑफ क्वांटाइजेशन के साथ बाकी कोई मैट्रिक्स उस रिप्रेजेंटेशन का कंफ्यूज नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि ये सिग्मा 3 के आइगन मैट्रिक्स है, सिग्मा z के विद आइगन वैल्यू +1 और -1। तो मसला हल हो गया ना, स्पिन अप वाले की आइगन वैल्यू +1 होती है। और आपको ये बात पता है कि सिग्मा 3 एक्टेड अपॉन काई 1, सिग्मा 3 क्या होता है 0 1 -1 नहीं 1 0 0 -1, हाँ ये होता है 1 0 0 -1 which is into काई 1 क्या है 1 0 है, तो दिस इक्वल टू +1 टाइम्स काई 1। सिमिलरली अगर सिग्मा 3 को काई 2 पे लगाऊं तो 1 0 0 -1 0 1 तो दिस इक्वल टू -1।
अच्छा 1 2 पर लिखो नीचे ये कौन सा इंडिसेस है, ये तो जस्ट नाम है। बस एक छोटी सी चीज रह गई है। इसका मतलब है अगर आप इसको मोमेंटम देना चाहते हो तो कैसे करते हैं, e टू द पावर माइनस आयोटा एप्सिलॉन r mc स्क्वायर ओवर h बार t, इसको अगर इनटू साइन या ओमेगा जो भी नाम साइन को कर, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं स्केलर फॉर्म में एक जनरल तो क्या लिखते हैं, कैसे मोमेंटम भी अगर नॉन जीरो होता है हाँ चलो क्या होता है नहीं तो क्या, हाँ लेकिन जेनेरिक रोटेशन क्या होती है ना करो ना यार, जेनेरिक रोटेशन क्या बोल रहा है कर क्या पी म्यू एक्स म्यू ओवर एच बार होता है नहीं होता ये लिखा जा सकता था ना। अच्छा अमूमन बहुत सारी किताबों में ये कब है, एक ऐसे फ्रेम में जो स्टेशनरी है। अच्छा बियॉर्कर इसके ऊपर ना एक जीरो लिखता है, कहता है ताकि आप ये ना भूलें कि ये ऐसा फ्रेम है जिसकी कोई वेलोसिटी नहीं। लेकिन अगर एक पार्टिकल एक वेलोसिटी v से जाए तो मैं x प्राइम मुझे ऐसे लगेगा, अगर एक फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, अगर इसको मैं एक ऐसे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करूं जो v वेलोसिटी से आगे एक्सिस में मूव कर रहा हो, तो इसको ये लगेगा, अगर ये मूव कर रहा है इसको ये लगेगा दूसरा फ्रेम माइनस v से मूव कर रहा है। तो कन्वेंशन में v रखें या माइनस v रखें, आपको द ग्लोबल साइन चेंज नहीं होगी। मैं उसका जिक्र करूंगा। वो कहता है, बियॉर्कन कहता है कि आप इसको लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस आई होता एप्सिलॉन r p म्यू। अच्छा क्यों वो इसके ऊपर प्राइम नहीं लिखता, p के ऊपर प्राइम नहीं लिखता, क्योंकि वो आगे जाके अपनी बुक में p प्राइम मोमेंटम रखेगा आउटगोइंग पार्टिकल, तो वो 0 और p से डिस्टिंग्विश करता है। मॉडर्न बुक्स में p प्राइम x प्राइम लिखा जाता है, तो परेशान नहीं होना। या 0 लिखने का मतलब है एक ऐसा फ्रेम जो अपने आप को रेस्ट में समझता है, तो उसके हिसाब से दूसरा जो है वो माइनस v से मूव कर रहा है टुवर्ड्स दैट इनटू x प्राइम म्यू ओवर h। आप में से मुझे तो बता सकता है कि बाय नोटेशन क्या होगी ये चीज, व्हाट इज x प्राइम म्यू? ये तो मैं पढ़ा हुआ है ना। इसका मतलब पी म्यू क्या हो जाएगा फिर, अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूँ, अगर मैं इसको देखूँ पी टू द पावर माइनस ए होगा एप्सिलॉन r पी म्यू एक्स प्राइम म्यू, इसकी जगह ओवर एच बार, एक एच बार लगाना चाहिए। दिस इज इक्वल टू पी टू द पावर माइनस ए होगा एप्सिलॉन r पी म्यू एक्स प्राइम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू की जगह ये वाली चीज ए म्यू एक्स लिख सकता हूँ ना मैं। ये क्या चीज लिखी हुई है, ये उसी का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है ना, तो इसकी जगह मैं लिख नहीं सकता ऐसे e टू द पावर माइनस आई होता एप्सिलॉन r, दिस इज p म्यू 0 p म्यू p म्यू 0 x क्यों म्यू से म्यू कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं हुआ, लेकिन क्या था आप मूविंग से स्टेशनरी में आए। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर मूविंग फ्रेम राइट पे जाता है, जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो स्टेशनरी में कैसे लगता है जैसे वो लेफ्ट में जा रहा है। तो ये इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है पी म्यू जो है वो, इसका मतलब है मूविंग फ्रेम का जो मोमेंटम है, ऊपर लिख देते हैं बेशक इंडेक्स, दिस इज इक्वल टू ए म्यू म्यू p म्यू r, ठीक है ना, ये 0 ठीक है ना, ये चीज यही से देखना ए म्यू म्यू p म्यू देखना, अगर इसको ऊपर ले जाऊं तो प्रॉपर फॉर्म है बरकरार। अच्छा चलो, आप में से मुझे कोई बता सकता है, मैं दो चीजें बाद में कर, एक चीज बाद में करता हूँ, लेकिन एक चीज मुझे को बता सकता है व्हाट इज, अगर ये चीज क्या होगी, p म्यू इज इक्वल टू ए म्यू और म्यू की जगह अगर मैं 0 लिखूँ p 0, अच्छा ये 0 की बजाय ना बाद में मैं इसको o भी पढ़ देता हूँ, पहले इतना अर्सा इसको o ही पढ़ता रहा और ऐसा ऑब्जर्वर जो स्टेशनरी है तो 0 का मतलब वही है। p 0 किसके बराबर है,
E by C है, तो ये किसके बराबर होगा फिर व्यू क्या होगा? K सर इसके 4 कंपोनेंट होंगे वो म्यू जीरो। ये एनर्जी होती है mc स्क्वायर होती है। ये होगा। M E over C होता है ना, एक C कैंसिल हो जाएगा। और चलो C is equal to 1। बुरी आते हैं पार्टिकल फिजिक्स को पढ़ी होगी, इस बार सी क्वेश्चन बात नहीं करते। इसे लिखते लिखते कभी इस बार मिस कर देता हूँ, देखा नहीं यहाँ भी मिस कर दिया। जो कुछ चीजें लाशऊर में चली जाती हैं, आपको घर जाते हुए घर का रास्ता नहीं याद रखना पड़ता, आप आगे वैसे ही चलते रहते हैं। मैं से एक बार इसलिए लिखता कि मेरे लिए बिल्कुल ऐसे घर जाना है, एक बार सी बार ठीक है, गुड। अच्छा चलें, इसमें से आप में से मुझे तो बता सकते हैं व्हाट इज पी म्यू पी म्यू? व्हाट इज पी म्यू पी म्यू? M square C square। व्हाट इज पी म्यू पी म्यू? छोड़ो ना यार, एम सी क्यों कहते हैं आप? E over C minus E। अच्छा चलो, इसका मतलब है ये मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों एक में दोनों में म्यू से म्यू कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, 0 0 हो जाएगा, तो ये बराबर आ गया m स्क्वायर c। और ये क्या है या c को C square दिस इज इक्वल टू m स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि फोर मोमेंटम का स्क्वायर जो है वो पार्टिकल के mc स्क्वायर के बराबर, m स्क्वायर c4 के बराबर। M square C square। फोर मोमेंटम का जो स्क्वायर है वो m स्क्वायर c4 होता है। 4D square होता है, square होता है। m स्क्वायर c Square। वो जो C4 है वो E over C से स्क्वायर आता है। ये एनर्जी के लिए बात करो ना, तो एक c इधर से उधर चला जाएगा। p स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर c या m स्क्वायर, और अगर e स्क्वायर लिखो तो e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर c। अच्छा चलो, इसका मतलब है ये फर्क नहीं पड़ता इसको कि ये आप किस फ्रेम में देख रहे हैं, आप चाहे उसको मूविंग फ्रेम में देखें या स्टेशनरी फ्रेम में देखें, p स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू m स्क्वायर एंड दिस इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब आप एक लाइट कोन बना सकते हैं एनर्जी मोमेंटम की इन मोमेंटम स्पेस, ठीक है? क्यों? अगर आप मोमेंटम ये लिख लीजिए ना, अगर इसको प्रॉपर लिखें आप, लाइट कोन में जो कह रहा हूं मोमेंटम स्पेस में बनाने बस यही खत्म करेंगे, अभी भाई यही सर कौन है यहाँ एक सरफेस हाइपरबोलॉइड? हाँ कौन तो नहीं होगा, और हाइपरबोलॉइड सरफेस होगा। बना लो नहीं यार, क्या फर्क पड़ता है? हाइपरबोलिक में टेंजेंट ड्रा कर लो ऐसे करके, तो क्या बनेगा? ये क्या बन गई? ये बन गई e स्क्वायर माइनस p स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर c4, है ना? मसला ये था कि एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें x प्लस ए होता y x माइनस ए होता y लिखा जाता है, ताकि किसी तरीके से हमारी जान छूट जाती है इसमें से। ये यूक्लिडियन की तरह की होती है, यूक्लिडियन यूनिवर्स की है। तो आप कहते हैं इसका मतलब है अगर मैं लाइट कोन बनाऊं जो मोमेंटम स्पेस में हो, तो इसके अंदर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए ना एप्सिलॉन r बाय है, इसका मतलब है अगर मैं +1 वाले रखूंगा तो वो एक तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे, और अगर -1 वाले रखूंगा तो वो दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे, और दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं अगर इसमें एप्सिलॉन r को मैं +1 रखूं और मैं कहूं ये mc² वाले इधर की तरफ है, तो दूसरे में -mc² होगा तो मैं कहूंगा वो नीचे की तरफ है। ऐसा नहीं हो रहा लाइट कोन की ट्रांसफॉर्मेशन, जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है कि ये प्लस वाले सॉल्यूशंस को माइनस वाले सॉल्यूशन के साथ मिक्स करें, सो द प्लस एंड माइनस सॉल्यूशंस रिमेंस डिस्टिंक्ट। यहीं पर रखते हैं, टाइम अप हो गया है, अगली दफा यहीं से शुरू करेंगे, इसको मैं मजीद डिटेल से बताऊंगा कि
क्या मतलब है मेरा कि ये डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि एक दफा मैं इनकी डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर लूं तो मैं टेंजेंट हाइपरबोलिक से जो पहले रिलेट किया था बूस्ट की उसकी फॉर्म में डिराक के सॉल्यूशन निकालूंगा किसी एक डायमेंशन की वेलोसिटी के लिए, और फिर मैं उसको साबित कर दूंगा किसी जनरल वेलोसिटी के लिए कि इन जनरल किसी भी वेलोसिटी के लिए क्या हो सकता है। वो फिर मेरा चलता है।